चलें सीधा मौजू पर आते हैं। आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम उर्दू अदब के मशहूर मज़ाह-निगार अकबर एला आबादी की एक कमाल की नज़म पर बात करेंगे। सिर्फ 8 मिसरे, जी हाँ, सिर्फ 8 मिसरे, और वो भी मुकम्मल तौर पर आमों के इश्क में डूबे हुए। ये कोई खुश्क अदबी तज्जिया नहीं है, बल्कि हम ये देखने वाले हैं कि कैसे चंद ही अल्फाज में फरमाइश, जज्बात और ज़बरदस्त मज़ा का ऐसा तड़का लगाया गया है जो आज भी बेइख्तियार मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। अच्छा, ज़रा तसव्वुर करें, जब मौसम बदलता है, ख़ास तौर पर जब गर्मियाँ शुरू होती हैं, तो हमारी असल तरजीह क्या होती है? क्या हमें अपने प्यारों के रोमानवी खतूत और मोहब्बत भरे पैगामात का इंतज़ार होता है, या फिर दिल चाहता है कि बस ताज़ा, रसीले और मीठे मीठे फल मिल जाएं? अकबर इलाहाबादी के नज़दीक तो भाई उसका जवाब बिल्कुल दो टोक है। आइए देखते हैं कैसे। तो जनाब, हमारी गुफ्तगू का पहला हिस्सा है पैगाम नहीं, सिर्फ आम। यहाँ रिवायती रोमानवी तवक्कुआत को बड़ी ही खूबसूरती से एक तरफ रख दिया गया है। नज़म का आगाज़ ही एक ज़बरदस्त, बल्कि यूं कहिए कि एक खुले मुतालबे से होता है। सुनिए, नामा न कोई और का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। मतलब सीधी सी बात है कि दोस्तों और जानने वालों से बाकायदा गुजारिश की जा रही है कि खुदारा इस मौसम में खतूत भेजने का ये सिलसिला बंद करें। अगर गर्मियों की इस खास फसल में कुछ भेजना ही है ना, तो बस आम भेजें। कितना बेबाक और सच्चा मुतालबा है। यहाँ ज़रा इस शानदार तज़ाद पर गौर करें। एक तरफ है यार का पैगाम, जो ज़ाहिर है एक जज्बाती चीज़ है, और दूसरी तरफ है आम, एक ठोस, मादी और इंतहाई मीठी हकीकत। शायर ने जज्बात पर जायके को साफ फौकियत दे दी है, और सच्ची बात तो ये है कि यहीं से असल कहकों की बुनियाद पड़ती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी पुख्ता और खाम का हिसाब। यहाँ से ये बयानिया एक आम सी दरख्वास्त से निकलकर बाकायदा एक मोहतात मनसूबा बंदी में बदल जाता है। दूसरा शेर देखिए, क्या कमाल की दूर अंदेशी है। ऐसा ज़रूर हो कि उन्हें रखे खा सकूं, पुख्ता अगर 20 तो 10 खाम भेजिए। ये महज आम खाने की ख्वाहिश नहीं रही, बल्कि आमों की पूरी एक इन्वेंट्री तैयार करने का मंसूबा बन गया है। शायर इसरार कर रहा है कि आम इस हालत में भेजे जाएं कि उन्हें कुछ वक्त तक महफूज रखा जा सके और आराम से उनका मज़ा लिया जाए। इस जहानत को पूरी तरह समझने के लिए हमें ज़रा इन मखसूस अल्फाज को देखना होगा। पहला लफ्ज़ है पुख्ता। पुख्ता का मतलब है वो आम जो पूरी तरह से पके हुए हों और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हों, यानी पार्सल खुले और सीधा आम मुंह में। जाहिर है शायर को इंतज़ार बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें फौरी लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए आम दरकार हैं। और मज़े की बात यह है कि इसकी बाकायदा तादाद भी मुकर्रर कर दी गई है। डिमांड ये है कि ऐसे पुख्ता और रसीले आमों की गिनती बिल्कुल 20 होनी चाहिए, पूरे 20 आम, ताकि आमों की जो मौजूदा और फौरी तलब है उसे फ़ौरन बुझाया जा सके। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके फ़ौरन बाद एक और लफ्ज़ मुतारिफ करवाया गया है, खाम। खाम का मतलब है कच्चे आम, वो आम जिन्हें पकने में अभी कुछ दिन लगेंगे। जाहिर है उन्हें फ़ौरन तो नहीं खाया जा सकता। और इन खाम आमों की तादाद रखी गई है 10, यानी 20 पके हुए और 10 कच्चे आम। ज़रा इस तनासब की साइंस चेक करें। ये बाकायदा इसलिए तय किया गया है ताकि आमों की सप्लाई का ये सिलसिला बीच में ना टूटे। जब तक वो पके हुए 20 आम ख़त्म होंगे, तब तक ये 10 कच्चे आम पककर बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। मानना पड़ेगा, ये आमों से मोहब्बत की एक इंतहाई मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, सीधा इलाहाबाद का पता। अब जब आमों की किस्म और तादाद पूरी तरह तय पा चुकी है, तो अगला मरहला उन्हें सही सलामत घर पहुंचाने का है। तीसरे शेर में शायर का बेपनाह एतमाद झलकता है। वो फरमाते हैं, मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। मतलब ये पहले से ही फर्ज कर लिया गया है कि भेजने वाले को पता तो मालूम होगा ही, और फिर बड़ी सादगी और हक जताने वाले अंदाज में हिदायत जारी की जा रही है कि ये पूरा ऑर्डर सीधा इलाहाबाद मेरे नाम पर बुक करवा दें। ये जो बेतकल्लुफ़ी है ना, ये इस नज़्म के मज़ा को वाकई एक नई बुलंदी पर ले जाती है। और अब हम पहुंचते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, आखिरी मज़ाहिया शर्त। ये जितनी भी मोहतात मनसूबाबंदी और हिदायत दी जा रही थीं, वो दरअसल एक परफेक्ट पंचलाइन की तरफ बढ़ रही थीं। ज़रा अब तक के मुतालिबात पर एक नज़र तो डालें। पहले तो जनाब खतूत की बजाय आम मांगे गए, फिर आमों की गिनती और पुख्तगी का बाकायदा तनासुब तय किया गया, और फिर अपना पता देकर तरसील की हिदायत भी जारी कर दी गईं। ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा कारोबारी ऑर्डर दिया जा रहा हो, है ना? एक के बाद एक सख्त और मखसूस मुतालिबा। और फिर आता है आखिरी शेर, जो वाकई इस नज़म का मज़ाहिया मास्टर स्ट्रोक है। इतने सारे मुतालिबे करने के बाद शायर पेशगी तौर पर ही अगली पार्टी का रास्ता बंद कर रहा है। सुनिए ज़रा।
ایسا نہ ہو کہ آپ یہ لکھیں جواب میں تعمیل ہوگی پہلے مگر دام بھیجیے، یعنی وہ پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں کہ خبردار جو اس زبردست اور مخصوص آرڈر کے پیسے مانگنے کی غلطی کی، یہ ساری محنت صرف اور صرف مفت عاموں کے لیے ہے۔ یہاں لفظ تعمیل کے استعمال کی گہرائی کو دیکھیں۔ تعمیل کا مطلب ہے کسی حکم کی باقاعدہ بجاوری کرنا یا اس پر عمل کرنا۔ اب مفت پھل مانگنے کی ایک التجا کو اتنے رسمی، دفتری اور سنجیدہ انداز میں پیش کرنا، یہی تو وہ تضاد ہے جو ایک گہری مزاحیہ کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بہت سنجیدہ سرکاری یا قانونی معاملہ چل رہا ہو۔ اور پھر وہ لفظ دام یعنی قیمت، پکے ہوئے آموں کا تناسب بتانے، کچے آموں کا حساب رکھنے اور شپنگ کی تمام تر تفصیلات طے کرنے کے بعد یہ سب سے بڑا جھٹکا ہے کہ بھائی اس سب کے بدلے میں کوئی قیمت ادا نہیں کی جائے گی۔ آموں کے لیے دیوانگی اس حد تک ہے کہ شاعر اپنے دوست کو پیسے مانگنے سے سختی سے منع کر رہا ہے۔ بھائی واہ! تو جب ہم اس پوری نظم پر غور کرتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے کہ ایک سادہ سی آم کھانے کی خواہش پر مبنی صرف 8 مصروں کی یہ مختصر سی نظم کس طرح مزاحیہ ٹائمنگ اور ساخت کا ایک لازوال شاہکار بن جاتی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ اتنے کم الفاظ میں انسانی نفسیات، دوستوں کے درمیان کی بے تکلفی، سٹینڈ اپ کامیڈی جیسی زبردست ٹائمنگ اور گرمیوں میں آموں کی اس ناقابل تردید طاقت کو کس کمال مہارت سے قید کیا گیا ہے۔ یہ محض کوئی فرمائش نہیں تھی، بلکہ یہ فن کا ایک ایسا نمونہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کتنے شاندار انداز میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر صرف 8 مصروں کی ایک نظم میں اتنا زبردست مزاح اور اتنی گہرائی چھپی ہو سکتی ہے تو اردو ادب کے اس وسیع سمندر میں ایسے اور کتنے لازوال شاہکار ہماری توجہ کے منتظر ہوں گے۔